जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था। उस चैप्टर 1 को हम बेसिक कंसेप्ट एक ही हमने स्टडी किया था, फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे हम। फीचर्स ऑफ कंपनी में हमने प्रोबेबली जो सबसे अहम फीचर था वो स्टडी किया था, सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस में हमने ये स्टडी किया था कि जब एक कंपनी अंडर लॉ बाय लॉ रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसका एक अपना अलहदा से स्टेटस, अपना अलहदा से एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और इसकी कानूनी हैसियत अलग है, और जो इसके ओनर्स या मालिकान हैं जिसे हम शेयर होल्डर्स समटाइम्स कहते हैं, उनकी कानूनी हैसियत अलग है। अगर कोई पर्सन शेयर होल्डर्स के साथ ज़ाती हैसियत में कोई एग्रीमेंट्स वगैरह करता है, ट्रांजैक्शन करता है, तो कंपनी उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। और अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस करता है तो उसके शेयर होल्डर्स उन ट्रांजैक्शंस के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से दोनों की अलग हैसियत है, दोनों का सेपरेट लीगल स्टेटस है। मेन कंसेप्ट ये हमने स्टडी किया था, जिसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि चूंकि कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस है, अलग हैसियत है, तो अगर कंपनी के बिजनेस चलाने के लिए उसे कुछ एसेट्स खरीदने पड़ते हैं तो कंपनी अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है। और इसी तरह अगर कंपनी ने किसी को पैसे अदा करने हैं तो वो कंपनी खुद लायबल होगी उसको पैसे अदा करने के लिए। किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करने हैं तो कंपनी के नाम से एग्रीमेंट किए जाएंगे। हाँ, वो एग्रीमेंट करने के लिए भागदौड़ कुछ दूसरे हो सकता है, शेयर होल्डर्स या मैनेजर्स या एम्प्लॉयज कर रहे हों, लेकिन वो कंपनी के एजेंट की हैसियत से भागदौड़ कर रहे होंगे। जो फाइनल एग्रीमेंट होगा वो इन द नेम ऑफ कंपनी होगा, कंपनी के नाम से होगा। भाई ये बात आपकी समझ में आई कंसेप्ट? ये था सेपरेट लीगल स्टेटस। कल जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे चलते हैं। जी पूछिए। जी जी बिल्कुल, मैं समझ गया। क्वेश्चन इनका ये है कि सर, रिपीट कर देता हूँ मैं, कि सर आपने कल ये कहा था अगर एक कंपनी के 3 मेंबर्स हैं ए बी सी, और कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया, उसको पैसे अदा करने हैं, फ़र्ज़ कीजिए क्रेडिटर है कोई, उसको पैसे अदा करने हैं। अब कंपनी अगर उसको पैसे अदा नहीं कर पाती तो क्या कंपनी के मालिकान ए बी सी वो कंपनी का लोन पे करने के पाबंद हैं? जो कंपनी ने बैंक से लिया था लेकिन वो कंपनी बैंक को वापस अदा करने के काबिल नहीं है, क्या मालिकान वो लोन अदा करने के पाबंद है? इसका आंसर है नो, नो। हाँ, कुछ इसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन है जो आज डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्ट है लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के नाम से, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर या लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स या लायबिलिटी ऑफ ओनर्स के नाम से। उसमें कभी कभार हो सकता है कि वो पाबंद, लेकिन वो कब होते हैं वो हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। वन वर्ड आंसर आपके सवाल का है ये है कि जो कंपनी के मालिकान है वो कंपनी का लोन अदा करने के पाबंद नहीं है। क्लियर जी? जी हाँ जी, मैंने कहा था कि कंपनी को चलाने के लिए जाहिर है किसी ना किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपनी का कम से कम कोई एक ओनर या डायरेक्टर, मैनेजर, एम्प्लॉई वगैरह एक बंदा, एक नेचुरल पर्सन उसके साथ ज़रूर जुड़ा होना चाहिए जो कि मामलात कंपनी के बिहाफ पे उसके एजेंट के तौर पे चला सके। हाँ जी बिल्कुल, वो कंपनी के बिहाफ पे वही ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। ठीक है जी। और कंपनी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उस पर उसका नाम भी लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ
कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना है तो इसके साथ करना पड़ेगा, वरना कोई भी उठ के कह सकता है कि मैं कंपनी के भी हाफ पे काम कर रहा हूँ। जी, अगर शेयर होल्डर्स कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल नहीं है, अगर शेयर होल्डर अपनी मर्जी से कोई लायबिलिटी कंपनी की पे कर देते हैं तो कंपनी उनको पे करने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा, बाज़ औक़ात आपके सवाल का ना थोड़ा बहुत जवाब डिफरेंट भी हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन डिस्कस करके, लेकिन अभी चूंकि ये हम स्टार्ट में चल रहे हैं तो मैं आपके क्वेश्चन का बिल्कुल वेरी स्पेसिफिक और टू द पॉइंट आंसर दे रहा हूँ। आगे चल के इसमें वेरिएशन आ सकती है, तो उस वक्त आप ये ना कहिएगा सर पहले तो हमने ये पूछा था तो आपने आधी बात बताई थी, आपने ये वाली बात उस वक्त बताई नहीं थी। तो चूंकि कंसेप्ट अभी हमारे बेसिक्स है तो मैं पूरी बात अगर अभी आपको बताऊंगा तो वो कंफ्यूजन का शिकार होंगे आप। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन, चलिए फिर आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। पढ़ रहे थे हम कंपनी के फीचर्स, समझना चाह रहे हैं हम कि एक कंपनी क्या है, कैसी होती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी नजर नहीं आती ना, तो इसलिए इसको समझना समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमने इसकी खुसूसियात को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमें यह समझने में, अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, इसके काम करने के असूल क्या होते हैं। तो पहला फीचर जो हमने कंपनी का स्टडी किया वो ये था कि कंपनी अपने ओनर्स से इसका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, इसकी अपनी कानूनी हैसियत है। ठीक है, ये अपने शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर की डेथ होगी तो कंपनी की भी डेथ होगी, ना ना ना, कंपनी सेपरेट लीगल स्टेटस है। शेयर होल्डर की डेथ हुई तो शेयर होल्डर की हुई, कंपनी की नहीं हुई। तो सेपरेट लीगल स्टेटस, ये क्लियर, इसको टिक लगा रहा हूं मैं। दूसरा कंसेप्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है, यानी ऊपर वाला कंसेप्ट ये है कि कंपनी का अपना स्टेटस अलग है, इसके मालिकान का स्टेटस अलग है। अब नीचे वाला कंसेप्ट ये है कि कंपनी के मालिकान बाज़ औक़ात कुछ और लोग होते हैं, ओनर्स, और कंपनी को चलाने वाले कुछ और लोग होते हैं, मैनेजर्स। ओनर्स कुछ और लोग हैं, मैनेजर कुछ और लोग हैं। भाई ओनर्स में और मैनेजर्स में फ़र्क पता है ना आपको? ओनर किसे कहते हैं? मालिक को। और मैनेजर किसे कहते हैं? जो बिजनेस को चला रहा हो। अगर तो स्मॉल स्केल बिजनेस हो ना, तो उसमें अमूमी तौर पे जो बिजनेस का मालिक होता है वही बिजनेस को चला भी रहा होता है। जैसे हमारे घर के करीब बहुत सी बेकरीज वगैरह हैं, इनमें आप देखते हैं जो मालिक होता है बेकरी का वही दुकान पे बैठ के उसको चला भी रहा होता है। उसमें तो ओनर और मैनेजर सेम होते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर्स हैं वो कुछ और लोग होते हैं, और जो मैनेजर हैं चलाने वाले वो कुछ और लोग होते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि कंपनी को, देखिए आम छोटा मोटा बिजनेस चलाना हो ना, उसके लिए पैसे भी थोड़े से चाहिए और उसके लिए स्किल भी कोई खास नहीं चाहिए। डबल रोटी अंडे बेचने हैं ना, कोई खास स्किल, कोई खास पैसे नहीं चाहिए, थोड़े बहुत पैसों से भी काम चल जाएगा, थोड़ी बहुत स्किल से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई कंपनी टाइप बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए और उसके लिए स्किल भी स्पेशलाइज्ड चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए हमें। ठीक है, हमें MBA क्वालिफाइड लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की टीम बाज़ औक़ात अलग होती है, उसके अलग एक्सपर्ट लोग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की टीम अलग होती है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले फैक्ट्री में अलग लोग होते हैं, लीगल डिपार्टमेंट के लॉयर्स अलग लोग होते हैं, रिसर्च वाले लोग अलग होते हैं। तो ये हर डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग उसके स्पेशलिस्ट पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चलाने के लिए चूंकि स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक बंदे में ये दोनों क्वालिटीज हों, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि दोनों ही क्वालिटीज नहीं होती, ना पैसा होता है और ना ही स्किल होती है। हाँ, कभी कभार हो पैसा हो तो स्किल नहीं होती, स्किल हो तो पैसा नहीं होता। शायद ही कभी ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, लेकिन रेयर है, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी पर्सन के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा हो
और उसने कोई स्किल भी एक्वायर सीखा हो, काम भी सीखा हो इस वजह से। अगर ऐसा है तो फिर वो कंपनी का ओनर भी होगा और वो कंपनी का मैनेजर भी होगा। लेकिन अमूमी तौर पे हम अमूमी बात करते हैं, अमूमी तौर पे जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो कंपनी के मैनेजर नहीं होते, क्योंकि उनके पास पैसा तो है, स्किल नहीं है। और जो कंपनी के मैनेजर होते हैं वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते, क्योंकि उनके पास स्किल तो है, पैसा नहीं है। ऐसे है। चलिए, अच्छा अब भी देखें ना, तो बाजू का जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अगर आप ओनर्स देखें ना कौन है, तो आपको पता चलेगा वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, लेकिन जाहिर है उनके पास बिजनेस सेंस है, बिजनेस स्किल है, वो बिजनेस कर। तो इससे एग्री कर, इसीलिए कंसेप्ट ये है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो इसके ओनर्स होंगे वो अमूमी तौर पे कुछ और लोग होंगे, और जो उसको चलाने वाले होंगे वो अमूमी तौर पे कुछ और लोग होंगे। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ये कंपनी में खास तौर पे डिफरेंस खुल के सामने आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में इतना नहीं होता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। अच्छा, ओनर के लिए ना वर्ड चेंज होता रहता है टाइप ऑफ बिजनेस के लिहाज से। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस होना, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ओनर के लिए वर्ड यूज होता है सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, ओनर के लिए वर्ड यूज होता है पार्टनर। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होना तो ओनर के लिए वर्ड यूज होता है मेंबर। मेंबर, अजीब सा लफ्ज़ है मेंबर, जिसका मतलब कमोबेश शेयर होल्डर्स ही होता है, शेयर होल्डर्स ही होता है, ठीक है। लेकिन फर्क है, इसलिए आपने जहन में रखना है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मालिक होता है कंपनी का उसे क्या कहते हैं? उसे मेंबर्स कहते हैं। मेंबर्स, इधर एसी चलाने की जरूरत तो नहीं है, ओके, मेंबर्स का। अच्छा, और जो बिजनेस चलाने वाले लोग होते हैं ना, मैनेजर, उन्हें कंपनी लैंग्वेज में, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, कॉर्पोरेट लैंग्वेज मीन्स के कंपनी के अंदर, कंपनी की दुनिया में, उन्हें कहा जाता है डायरेक्टर। तो आप मुझे बताइए, आइंदा मैं अपने लेक्चर के दौरान में ओनर्स को रेफर करने के लिए मेंबर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, चलेगा? प्रॉब्लम तो नहीं? और मैनेजर्स को रेफर करने के लिए डायरेक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, कोई मसला तो नहीं है? चलिए, तो अब कंसेप्ट हमारा ये हुआ कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमूमी तौर पे मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स अलग लोग होते हैं और डायरेक्टर्स अलग लोग होते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं और शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी को ओन करते हैं। अब चूंकि शेयर होल्डर्स के पास पैसा है, स्किल नहीं होती अमूमी तौर पे, तो शेयर होल्डर्स खुद बिजनेस चलाने की बजाय क्या करते हैं? कुछ लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं और उन्हें कहते हैं आप हमारे बिहाफ पे कंपनी चलाइए सारा साल। डायरेक्टर चला सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास स्पेशलिस्ट नॉलेज स्किल है। तो फिर साल के बाद मेंबर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं और डायरेक्टर से कहते हैं जरा बताओ, दिखाओ हिसाब किताब, सारा साल तुमने क्या किया। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं? सारे साल की वीडियो दिखाते हैं उन्हें। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की होती हैं, वो सिखाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता है आपको क्या होती हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो भी पता है आपको? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी पता है? नोट्स द अकाउंट्स, यही बना के शेयर होल्डर को पता चल जाता है सारा साल क्या करते रहे हैं। अगर प्रॉफिट है सारा साल अच्छा काम करते रहे डायरेक्टर, और अगर लॉस है सारा साल सही काम नहीं करते रहे। भैया क्लियर? ये है सेपरेशन फ्रॉम ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं आप। जी, मैनेजमेंट में सिर्फ डायरेक्टर्स नहीं आते। डायरेक्टर्स को इतना इजी ना लीजिए, डायरेक्टर्स टॉप लेवल के लोग हैं। शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट कर देते हैं ना, ये कहते हैं ठीक है, शेयर होल्डर कहते हैं हम बिजनेस संभालेंगे, आप बेफिक्र होकर घर जाएं।
जब शेयर होल्डर घर चले जाते हैं तो डायरेक्टर्स कहते हैं हम बिजनेस को संभालेंगे तो सही, लेकिन अब एक एक ग्राहक के पीछे हमने थोड़ी भागना है। ये डायरेक्टर, इनमें से हर डायरेक्टर अपने जिम्मे एक एक डिपार्टमेंट ले लेता है और फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज को हायर करता है। वो एम्प्लॉयज भागदौड़ करते हैं, ये सिर्फ बैठ के ऑर्डर देते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात ये बैठने के लिए भी नहीं आते। कहते हैं हम मंथ एंड में आएंगे, तुम लोग काम करते रहो, कोई मसला हुआ तो हमें फ़ोन कर देना, हम महीने बाद आएंगे और सारा काम चेक कर देंगे। ये कंपनी को ऑटो पायलट मोड पे चला के ना एक दफ़ा सारी चीज़ें सेट करके तो घर चले जाते हैं। ये डेली बेसिस पे नहीं आते, ठीक है। बाकी इसमें मज़ीद भी एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है कि कौन कौन से लोग होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव को बेसिकली अपॉइंट करते हैं, वो रोज़ CEO वो रोज़ आ रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ मेन कंसेप्ट की हद तक रहें कि ओनर्स कुछ और लोग हैं और डायरेक्टर्स कुछ और लोग हैं, ठीक है। कंपनी को चलाना किसकी जिम्मेदारी है? डायरेक्टर्स की। और शेयर होल्डर ने साल के बाद आके हिसाब किताब लेना है, किस शक्ल में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में। जी नहीं, मैं उसकी तरफ आता हूँ, यहाँ तक क्लियर? अच्छा अब सुनिए, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है नेचुरल पर्सन। क्या दोनों में फर्क आपको पता है? नेचुरल पर्सन कौन होता है? ये आप सारे जो बैठे यहाँ पे नेचुरल पर्सन है, मैं भी नेचुरल पर्सन हूँ। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन और भी हो सकते हैं, जैसे कॉलेज आर्टिफिशियल पर्सन है। कॉलेज कोई है कोई अच्छा काम होना, हम कहते हैं देखा आपके टीचर आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई काम अच्छा ना हो, हम कहते हैं नहीं कॉलेज की पॉलिसी है, डिस्काउंट नहीं मिलना। कॉलेज की सुनते हैं ना इस तरह, कॉलेज की पॉलिसी क्या है? क्योंकि कॉलेज आर्टिफिशियल पर्सन, उसने कौन सा माइंड करना है, जो मर्जी उस पर डाल भाई, ऐसा ही है ना। यह आर्टिफिशियल कहीं में एग्जिस्ट तो नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप अक्सर ये सुनते हो कि कॉलेज ने ये कर दिया, कॉलेज ने वो कर दिया। कॉलेज बेचारा सोच रहा है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कर तो ये लोग रहे हैं, नाम मेरे पे डाल रहे हैं। ऐसे नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन का फर्क होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, कंपनी एक नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन? और डायरेक्टर्स नेचुरल पर्सन है कि नेचुरल पर्सन? अच्छा अब असूल याद रखिएगा, एक नेचुरल पर्सन डायरेक्टर भी हो सकता है किसी कंपनी का, और किसी कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है। जैसे मैंने कुछ कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो मैं उन कंपनीज का शेयर होल्डर हूं, ठीक है। नेचुरल पर्सन शेयर होल्डर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन शेयर होल्डर तो हो सकता है, डायरेक्टर नहीं। अजीब बात सुनिए, एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर तो हो सकती है, उसकी डायरेक्टर नहीं हो सकती। फिर से लिख लीजिए, बल्कि इसको, एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर तो हो सकती है, उसकी डायरेक्टर नहीं हो सकती। समझ आ गई बात की? चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर एंड शेयर कैपिटल। एंड शेयर कैपिटल आपने अकाउंटिंग में जब फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें एक टर्म पढ़ी होगी कैपिटल। शेयर कैपिटल नहीं पढ़ी होगी कभी। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? वो पैसे जो ओनर अपने घर से लेके आता है, बिजनेस में इंजेक्ट करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उन पैसों को हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? वो पैसे जो ओनर अपने घर से लेके आता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उससे कहते हैं कैपिटल। शेयर कैपिटल नहीं कहते। अच्छा, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, जो आप अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं इंडिविजुअल्स की, इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ओनर जितने पैसे लाना चाहे ला सकता है, जब पैसे लाना चाहे ला सकता है, कोई रोक टोक नहीं है।
ना कोई मैक्सिमम लिमिट है ना कोई मिनिमम लिमिट है। पैसे लाना चाहता है लेके जाना चाहता है लेके भी चला जाए, ड्राइंग भी होती है। क्या आपके ख्याल में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होना चाहिए, जब जिसकी मर्जी है पैसे ला रहा है, जिसकी मर्जी है पैसे लेके जा रहा है, और जितने मर्जी पैसे आ रहे हैं जितने मर्जी जा रहे हैं, कि कोई असूल होने चाहिए, असूल होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं शेयर कैपिटल का सिस्टम। शेयर कैपिटल का सिस्टम में एक सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि तय कर लिया जाता है कि जब कभी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे तो वो किस लिमिट तक होंगे और किस किस क्वांटिटी में होंगे। आप उस लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते, उस क्वांटिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यानी जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, जिसे हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है या जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये डिसाइड कर लिया जाता है कि कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में मैक्सिमम कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकती है। क्या डिसाइड कर लिया जाता है? कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में मैक्सिमम कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, यह डिसाइड कर लिया जाता है। कंपनी बनानी है, आपकी कंपनी, मैं रजिस्ट्रार हूं, रजिस्ट्रार SCCP का एक एम्प्लॉय होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। SCCP पाकिस्तान में रेगुलेटर है कंपनीज का। जैसे पाकिस्तान में बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? शाबाश, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, शाबाश। तो उसी तरह कंपनीज का रेगुलेटर है SCCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे समटाइम सिर्फ कमीशन भी कहा जाता है। उसका एक एम्प्लॉय होता है रजिस्ट्रार। नाम से जाहिर है उसकी जिम्मेदारी पता क्या होती है? कंपनीज को रजिस्टर करना, और रूटीन के काम शाम भी वो देखता है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है ना, तो रजिस्ट्रेशन का काम बहुत ही कम है। उसको फारग थोड़ी बिठाना है, उसको कुछ और काम भी दिया जाता है, वो हम स्टडी करते नहीं। क्या सबसे बड़ा काम है कंपनीज की रजिस्ट्रेशन। आपने एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है, डॉक्यूमेंट्स लेके आप आए मेरे पास। अब मैंने आपसे एक सवाल किया, बहुत से और भी सवाल हैं, टॉपिक जैसे बढ़ता जाएगा बताता जाऊंगा। पहला सवाल मेरा आज, आपको अपनी कंपनी की पूरी जिंदगी में, यानी जब तक कंपनी चलेगी, मैक्सिमम कितना कैपिटल चाहिए होगा उसके लिए? कोई अमाउंट बताइए। 10 लाख? खुदा का 10 लाख पर चून की दुकान ना चले। चले 10 लाख कर लेते हैं। भाई ने बोला 10 लाख, 10 लाख डॉलर नहीं है, कितना? 100 मिलियन कर लेते हैं। चले ठीक है, 100 मिलियन। ये है आपका कैपिटल, 100 मिलियन। ये पूरा एरिया किसके बराबर है? 100 मिलियन। यूं समझ लीजिए ये एक सोसाइटी है, रियल स्टेट मार्केट में ये एक सोसाइटी, नई सोसाइटी बनी है। इस सोसाइटी का एरिया यहां से लेके यहां तक है, ये सारा एरिया है, 100 मिलियन है। ठीक है जी। क्या कोई इन्वेस्टर मुझे ऐसा मिलेगा जो ये सारे का सारा इकट्ठा 100 मिलियन एरिया खरीद ले? नहीं। अगर मैं अच्छा प्रॉपर्टी रियल स्टेट डेवलपर हूं ना, तो मैं इसको सिंगल यूनिट के तौर पे नहीं बेचूंगा, मुझे कस्टमर नहीं मिलेगा। याद रखे, किसी भी बिजनेस में यूनिट जितना छोटा होता है उतना इन्वेस्टर ज्यादा, कस्टमर उतना ज्यादा होता है। तो क्या मुझे इस पूरे कैपिटल को, इस पूरे एरिया को सब डिवाइड करना चाहिए इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स या इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ पार्ट्स? सब डिवाइड करना चाहिए, पक्की बात है, सब डिवाइड करना चाहिए ना। अच्छा, एडवांस लेवल पे जाके ना हमारे पास ऑप्शन होती है, चाहे इसको एक एक किनाल का काट दें,
चाहे 2-2 कनाल का काट लें, चाहे आधा हिस्सा 1 कनाल का, आधा 25% 2 कनाल का और बाकी 25% 10-10 मरले का काट लें। ऑप्शन है, कंपनीज के लिए भी ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल चूंकि बेसिक कंसेप्ट के ऊपर लेके जाना है ना, तो मैं इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स नहीं बना रहा, मैं इसकी एक ही टाइप रख रहा हूं, एक ही क्लास रख रहा हूं कि ये मैंने हिसाब लगाया कि पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से ना 100 रुपया अगर शेयर, एक शेयर की कीमत हो ठीक रहेगी, तो इसके हिस्से छोटे करने हैं मैंने। कितना छोटा करना है? 100 रुपये का। तो मैं क्या करूं, मुझे इसके 100 मिलियन टोटल है, तो मुझे कितने हिस्से करने चाहिए? 100 नहीं करने, 1 मिलियन करने हैं। ये टोटल 100 मिलियन है। अगर इस 100 रुपए के हिस्से करने हैं तो मुझे 1 मिलियन, तो मैं ऐसे इसके हिस्से करूंगा। ये देखिए, अभी 1 मिलियन हो नहीं पाएंगे मेरे से, लेकिन कंसेप्ट आप समझ लेंगे। ये ऐसे, ये हिस्से हो रहे हैं, ये हिस्से हो रहे हैं, ये हिस्से हो रहे हैं, ये हिस्से, वे गुजारा कर लें कंसेप्ट समझ। ये हिस्से हो रहे हैं, ये हिस्से हो रहे हैं, ये हिस्से, ये हिस्से, ये हिस्से, ये फर्ज कर लीजिए ये 1 मिलियन है। याद रखिएगा, इसमें सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सब की वैल्यू सेम रखी है 100, वरना कुछ की 100, कुछ की 50, कुछ की 1000 हो सकती है, आगे चल के होएगी भी, आगे चल के होएगी भी, लेकिन अभी कंसेप्ट सिंपल रख रहा हूं। यहां तक समझ आ रहा है? अच्छा, अब इसको हम पता है कैसे लिखते हैं? रजिस्ट्रार, मैं रजिस्ट्रार हूं, मैंने ये डब्बा बना के क्या लिखा? मैंने लिखा कंपनी का एक हेडिंग लिखी हुई थी, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल लिखो। तो मैंने उसके अंदर देखिए शेयर कैपिटल मैं कैसे लिख रहा हूं, जरा ये नोट कीजिएगा। लिखा, जरा देखिएगा, ये इसी के अंदर, ये लाइन समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गया। 100 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज, 1 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 is equal to 100 मिलियन। 100, ये लाइन समझ आई? जरा इसको फिर से बोले। 1 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each is equal to 100 मिलियन शेयर कैपिटल। इसको अब ज़हन में रखिएगा, इसको हम बोलते हैं, ये शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल, पूरा लफ्ज़ बोलना है शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर नहीं बोलना, सिर्फ शेयर ये है 1 मिलियन शेयर, ये है नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर। ये क्या है? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू। 100 रुपीज शेयर है, फेस वैल्यू है, ये शेयर कैपिटल है। सिर्फ कैपिटल नहीं इसको बोलना, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। ये वो कैपिटल है जो शेयर्स की शक्ल में है, ये वो कैपिटल है जो शेयर की शक्ल में है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा, मैं कहा सर 100 मिलियन शेयर कैपिटल तो हमें सारी उम्र में जरूरत पड़ेगी, अभी तो हमारा काम 20 मिलियन से चल जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपके पास रजिस्टर करवाएं, हम आपसे अथॉरिटी लें, हम आपसे इजाजत लें, हम ऑथोराइज करवाएं 100 मिलियन, लेकिन हम सिर्फ 20 मिलियन अभी इकट्ठा करें, 20 मिलियन से काम चलाएं, 80 मिलियन से अभी काम ना चलाएं, जब कभी जरूरत पड़ेगी तब वो भी इकट्ठा कर लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे का सारा इकट्ठा एक ही वक्त में इकट्ठा करना पड़ेगा? मैं कहा नहीं, हो सकता है, हो सकता है, जब आपको जरूरत पड़े तब ले लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम 100 मिलियन तक उठा सकते हैं। 20 मिलियन उठा, 20 मिलियन इशू कर दें, 20 मिलियन इकट्ठा कर लें, 30 करना है 30 कर लें, 40 से काम चलाना 40 से चलाएं, 50 से चलाएं 50 से चलाएं, अभी 20 कर लें, 2 साल बाद 30 और कर लीजिएगा, 7 साल बाद 50 और कर लीजिएगा, या इस तरह जैसे मर्जी चलाएं। मैक्सिमम 100 मिलियन तक, 100 मिलियन से ऊपर नहीं जाने का। अगर 100 मिलियन से ऊपर जाना है तो दोबारा भाई के पास आना पड़ेगा,
फिर एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, फिर हम आपकी वो लिमिट भी बढ़ा देंगे। परेशान नहीं होना, लेकिन चलना सोल के मुताबिक है। अगर 100 मिलियन की अप्रूवल लेके 101 भी इशू किया ना, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नजर रखेंगे, नजर रखेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये भाई ये समझ आ गया आपको, शेयर, फेस वैल्यू और शेयर कैपिटल समझ आ गया। 1 मिलियन शेयर ऑफ ₹100 ईच कितना हो गया? 100 मिलियन शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल है, ये शेयर्स हैं, और ये क्या है? यहां तक क्लियर हो गया? अभी कहानी में भी ट्विस्ट है, आगे चलें। अब हमने रजिस्ट्रार से इजाजत लेके आ गए, अब हमने शेयर इशू करने हैं। फर्ज कीजिए हमने शेयर इशू करने हैं कितने? 100 मिलियन है, कितने करें? 10 मिलियन इशू कर दें। 10 मिलियन इशू करने हैं जी, यानी 1 लाख शेयर इशू करने हैं हमने, ऐसा ही है? $10 मिलियन शेयर इशू करना है उन्होंने। 1 मिनट है, ये तो वही कंफ्यूजन होगी जो एग्जाम के एमसीक्यूज में होती है कि इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स बताया कि शेयर कैपिटल बताया। हाँ, देखा, वही होगी ना भाई। मिलियन शेयर्स के शेयर कैपिटल, दोबारा से बोले कितने शेयर इशू करें? हमारे पास टोटल शेयर्स है, टोटल ऑथोराइज्ड शेयर्स है 1 मिलियन, और टोटल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 100 मिलियन। तो अब बताइए, नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, बताएंगे, बताइए हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं अभी? सीएफओ, कंपनी के सीएफओ हिसाब किताब लगा के बता कितने पैसे चाहिए, कितने शेयर इशू करें? शेयर्स कितने इशू करें? 1 लाख शेयर इशू करें। कितने शेयर इशू करें? 1 लाख। अब फिर सवाल कर रहा हूं, सीएफओ, कंपनी के सीएफओ बता कितना शेयर कैपिटल चाहिए? रुपीज में कितना शेयर कैपिटल चाहिए? 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 10 मिलियन। 10 मिलियन चाहिए ना? 10, समझ रहे हैं? आपने केस स्टडी में ध्यान से देखना है, उसने नंबर ऑफ शेयर्स बताए हैं कि शेयर कैपिटल बताया है। शेयर कैपिटल रुपीज में होता है, ये ना हो बताए नंबर ऑफ शेयर्स, आप समझ ले शेयर कैपिटल, सवाल गलत हो जाए। और आई कैप इसमें घुमाता है जानबूझ के। अगर भाई कहेंगे ना 1 लाख शेयर्स तो ये कुछ हो रहा है, और अगर कहेंगे 1 लाख शेयर कैपिटल ये कुछ हो रहा है। ठीक है, चले फर्ज कीजिए हमने 10% इशू करना है। 10% का मतलब क्या हुआ? 1 लाख शेयर इशू करने हैं 100 ईच के, वो जगह 10 मिलियन, ऐसा ही है। 1 लाख शेयर। अब ये हम कंपनी वाले, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर बैठे हुए हैं भाई, किसने खरीदने हैं शेयर्स? हाथ उठाइए, शाबाश, है कि ना? कितने शेयर्स खरीदने हैं भाई? 2 लाख। हम ऑफर ही 1 लाख कर रहे हैं भाई, कुछ हमारे लेवल पे आके बात कीजिए बादशाह सलामत। 20,000 शेयर्स खरीदने हैं, बड़ा इन्वेस्टर है। चले 1 लाख शेयर इशू करने थे, 20,000 तो इधर ही मिल गया इन्वेस्टर। और शेयर्स आपने कितने खरीदने? 50,000। 50,000 शेयर आपने कितने? 1,000 शेयर, बिल्कुल ठीक। देखें ऐसे, अब देखें 1,000 शेयर इन्होंने खरीदने हैं, इनसे हम कितने पैसे लें? 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 लाख। अच्छा ये ज़हन में रखिएगा 1 लाख, ठीक है? अगले कंसेप्ट में दोबारा इस एग्जाम्पल में वापस आना है। 1 लाख लिया मैंने, इनको 1,000 शेयर देने हैं। अच्छा अब सुनिए, अब मैंने 1,000 शेयर देने हैं, तो मुझे ये 1 मिलियन पीसेज हैं, इसमें से 1,000 पीसेज अलहदा करके मैं इनको दे दूं, ऐसा होना चाहिए।
यहां एक सर्टिफिकेट बना दूं जिसके ऊपर लिख दूं कि इस शेयर से लेके इस शेयर तक 1000 बनते हैं, ये सारे शेयर्स इसके हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे सोसाइटी में ना आपने कहा मेरे को 10 कनाल जगह चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होगा कि एक कनाल के अलहदा डॉक्यूमेंट बना के आपको वो दें, फिर दूसरे कनाल की अलहदा डॉक्यूमेंट बना के वो दें, फिर तीसरे कनाल की अलहदा डॉक्यूमेंट बना के वो दें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वो क्या करेंगे, एक ही डॉक्यूमेंट बनाएंगे। हाँ, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख देंगे कि ये प्लाट नंबर 1 भी आपका, 2 भी आपका, 3 भी आपका, 4 5 6 7 8 9 ये प्लाट आपके हैं। उस एक डॉक्यूमेंट को कहते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। तो याद रखिएगा अहम कंसेप्ट, कोई शेयर होल्डर जब कंपनी से शेयर्स खरीदता है तो वो शेयर का मालिक, हर शेयर का एक यूनिक नंबर होता है, जैसे करेंसी नोट का यूनिक नंबर होता है ना, तो उसको वो शेयर नहीं दिए जाते 10,000, बल्कि उसे एक सर्टिफिकेट बना दिया जाता है जिसमें लिख दिया जाता है कि ये कंपनी के शेयर नंबर 1 से लेके शेयर नंबर 1000 तक का मालिक है। वो एक पेज दिया जाता है, 1000 कहां संभालना फिरेगा ये। और ये भाईजान जो 30,000 मांग गए हैं, ये तो मसला हो जाएगा इनके लिए। तो इसीलिए याद रखिए, शेयर जितने मर्जी खरीदें, 1000 खरीदें या 50,000 खरीदें, सर्टिफिकेट आपको एक ही मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा कि आपने कौन कौन से शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे हैं और आपके नाम क्या है। वो आपका ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होता है। किसी कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, आपने उस कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, इसका सबूत क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट। भाई ये बात समझ आ गई आपको, शेयर सर्टिफिकेट की। अच्छा चलिए, हर शेयर के ना कुछ राइट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज होती हैं। उमूमी तौर पे लायबिलिटीज नहीं होती, राइट्स। राइट्स क्या होते हैं भला, भाई शेयर खरीदा है तो डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। डिविडेंड किसे कहते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हिस्सा जो मिलता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, उसे हिस्सा मिलता है। और क्या राइट है, डिविडेंड वसूल कर सकता है, वोटिंग राइट्स। वो कंपनी की जो जनरल मीटिंग्स होंगी उनमें जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, उनमें वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, मीटिंग का नोटिस मिलेगा इसे, जब जब मीटिंग होगी उसे नोटिस मिलेगा शेयर होल्डर को, ये भी उसके राइट है, वगैरह वगैरह। लायबिलिटी उसकी एक सूरत में हो सकती है, अगर उसने शेयर के पूरे पैसे ना दिए हों। ये भाईजान ने 1000 शेयर मांगे, हमने कहा 1000 का 1000 ज़रबे 100, 1000 10 1 लाख दे, 1 लाख रुपया। कहने लगा सर मेरे पास 60,000 हैं, किस्तें कर ले दो। क्या कर ले, किस्तें कर ले दो। 60,000 अभी ले ले, 40,000 बाद में। ये किस्तें करने की इजाजत पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। 30 35 40 साल पहले हो गया, अब नहीं है। जब शेयर की किस्त हो जाती थी इसे कहते थे पार्टली पेड शेयर। पार्टली, पार्ट समझ, हिस्सा, पार्टली पेड शेयर। अब पार्टली पेड शेयर की इजाजत नहीं है, अब इजाजत है सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स की। लेकिन अगर पार्टली पेड शेयर्स हो ना पुराने, कोई 30 35 40 साल पुराने, तो उनमें फिर इनकी लायबिलिटी होती है। क्या लायबिलिटी होती है, जितना पे नहीं किया वो पे कर भाई। लेकिन अगर फुल्ली पेड शेयर है तो लायबिलिटी कोई नहीं है, राइट ही राइट्स है। और राइट्स क्या है, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। यानी कंपनी के मालकान की जब जनरल मीटिंग होगी उसमें जा सकता है, उसमें वोटिंग में हिस्सा लेगा कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ जी, अब नहीं होते ये जो पार्टली पेड शेयर होते थे, ये अब नहीं होते। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या शेयर्स के राइट्स और लायबिलिटीज की समझ आ गई आपको। लेकिन लायबिलिटी सिर्फ उस सूरत में होगी अगर अनपेड है, अनपेड है। क्या शेयर एक बंदे को से दूसरे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं,
भाई ये आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, ये किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहे कर सकते हैं, तो मतलब फिर शेयर भी कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, शेयर को भी ट्रांसफर करेंगे ना, कंपनी के पास आकर रजिस्टर करानी पड़ती है। प्रैक्टिस में क्या होता है, आपने अगर शेयर ट्रांसफर करने हैं किसी दूसरे को, शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को वापस ला के देते हैं और उसे कहते हैं मैंने शेयर इसको बेच दिया, अब नया शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करो इसके नाम का। क्लियर हुई है बात? तो ये है हमारा कंसेप्ट शेयर्स का। अब मुझे ये बताइए, कुछ अल्फाज बोल रहा हूं, मुझे बताइए आपको समझ आई कि नहीं आई। नंबर 1 शेयर्स, फेस वैल्यू, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड, पार्टली पेड, पार्टली, शाबाश शाबाश, बिल्कुल। और ट्रांसफरेबल का तो मतलब हो गई। अच्छा, राइट्स भी क्लियर हो गया आपको। टू रिसीव डिविडेंड, टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, टू अटेंड जनरल मीटिंग, टू वोट जनरल मीटिंग, ये हैं जी राइट्स इनके। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि एक आपको चीज दिखाना चाह रहा हूं मैं, एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। आपने गैस करना है कि ये चीज क्या है। चल बड़ भाई, हाँ ठीक है, हाँ ये जरा बताइएगा, ये हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड, ये किसी कंपनी का ना, कैसे पता चला कंपनी का ना? लफज लिमिटेड से, शाबाश। इनकॉर्पोरेटेड, अब शायद कुछ डिम हो आपको नजर ना आए, मैं आपको बता, लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ रुपीज 1 2 3 50 मिलियन, 50 मिलियन का कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 10 मिलियन, 50 ऑफ रुपीज 5 इज, ठीक है, यानी 10 मिलियन शेयर्स हैं और फेस वैल्यू है 5 रुपीज, टोटल 50। ये है रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इस कंपनी। इससे हमें यह पता चला कि हर कंपनी की फेस वैल्यू एक जैसी हो लाजमी नहीं, किसी की 5 होगी, किसी की 10 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 100 होगी, किसी की 10 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 30 होगी, फर्क हो सकती है, फर्क हो सकती है। फिर कह रहा है दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर अहमद हाजी यूसुफ भाई, ठीक है, ऑफ कराची is the registered holder of 50 only। अच्छा पढ़ रहे हैं आप, पढ़ कैसे रहे हैं, मेरे से तो नहीं पढ़ा। फुल्ली पेड ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹5 is numbered as below in Habib Sugar Mills Limited subject to memorandum and articles of association, यानी कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके मुताबिक। अच्छा ये जो 50 है, ये उसने ये तो बता दिया 50 शेयर्स हैं, शेयर कौन कौन से हैं, ये नंबर यहां ऑर्डिनरी शेयर नंबर ये 240801 से लेके 2405
8150 तक है। ये 50 बन जाते हैं ना, 1 से लेकर 50। हाँ, और फिर ये हबीब एंड यानी जो कंपनी का नाम है उसकी तरफ से किसी ने साइन किए हैं। जाहिर है कंपनी के अपने हाथ पैर तो होते नहीं है, तो ये फॉर का मतलब है ऑन बिहाफ, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ये कंपनी सेक्रेटरी के साइन है, साथ में पता नहीं किसी और के भी साइन होंगे। चलिए अच्छा, मुझे जरा बताइए, ये इसमें 2 नंबर हैं इस पूरी डॉक्यूमेंट में, वैसे और भी हैं। एक है कंपनी ये शेयर सर्टिफिकेट का नंबर, एक है जो वो शेयर होल्ड कर रहा है उसका नंबर। शेयर सर्टिफिकेट नंबर किधर है? ये ऊपर 0103। और जो शेयर्स के नंबर है, कितने शेयर? 50 शेयर। हाँ जी, ठीक है। नीचे क्या, ये उनका अपना कोई नंबर होगा, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है ये देखें, ये क्या है? दिस इज द नेम ऑफ कंपनी विच हैज इशूड शेयर सर्टिफिकेट। यानी क्या? ये अच्छा, ये क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी इंक्लूडिंग कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या? उसकी डिवीजन, कि टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 मिलियन का था, उसकी डिवीजन 5 मिलियन 10 मिलियन शेयर इनटू 5 ईच। ये कंपोजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो याद रखिए, जहां जहां कैपिटल होता है वहां वहां कंपोजिशन भी लिखी होती है उसने। और ये क्या है? दिस इज द नेम ऑफ शेयर होल्डर, यानी जिसने शेयर खरीदे हैं। और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस सर्टिफिकेट। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट किसी भी नंबर पर, जितने शेयर खरीदेंगे उतने का शेयर सर्टिफिकेट नंबर होगा। चलिए, ये था एक शेयर सर्टिफिकेट, ताकि थोड़ा आपके जहन में आ जाए कि इस तरह के शक्ल सूरत का होता है। कंसेप्ट समझ लग गया आपको? जो हम कंसेप्ट बढ़े वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, वापस आते हैं हम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, लायबिलिटी। देखिए, जनरल रूल ये है, 2 हरफी बात तो ये है कि कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की है। कंपनी की लायबिलिटी के जिम्मेदार इसके ओनर्स नहीं है, ओनर की लायबिलिटी के जिम्मेदार इस कंपनी। लेकिन अपने डेट्स के लिए तो कंपनी खुद फुली लायबल है, यानी जितने भी डेट्स हैं कंपनी के, कंपनी खुद अदा करने की पाबंद है। लेकिन कभी कभी कंपनी के मालिकान की भी कोई लायबिलिटी हो जाती है। कंपनी के मालिकान की भी, जैसे एक तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिचुएशन डिस्कस किया आपके साथ कि आगे मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कब लायबल होते हैं अमाउंट पे करने के लिए? जब पार्टली पेड शेयर हो। ठीक है, तो यहां पे जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ना लिमिटेड लायबिलिटी का, वो कंसेप्ट क्या है कि क्या देखिए, कंपनी की लायबिलिटी अपने डेट्स पे करने की पूरी है, वो फुली लायबल है। ये लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट कंपनी के मेंबर्स के लिए है, ओनर्स के लिए है, कंपनी के लिए नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि कंपनी के ओनर्स भी कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए लिमिटेड हद तक, थोड़ी सी हद तक, महसूस हद तक जिम्मेदार है। वो किस हद तक? वो कहता है इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। अगर तो कंपनी के शेयर हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, तो जितनी अमाउंट अनपेड है ना शेयर्स की, मेंबर्स या ओनर्स लायबल है कि अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी ना तो वो उतनी लायबिलिटी कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था, वापस आऊंगा, कि 1000 शेयर भाई ने कहा था मैं खरीदता हूं, 1 लाख रुपए बनते थे। इन्होंने कहा सर किस्तें कर लें, 60,000 दे सकता हूं। अब नहीं इसकी इजाजत, लेकिन फर्ज कीजिए पहले जब इजाजत थी तब उन्होंने ये कहा, हमने कहा कर ली किस्तें, 60,000 अभी दे दो, 40,000 जब जरूरत पड़ेगी तेरे से मांगेगी तुम दे देना। मैंने कहा ठीक है। क्या इस केस में नॉर्मली ओनर्स की लायबिलिटी नहीं होती? क्या इस केस में अगर शेयर पार्टली पेड हो
तो जितनी अमाउंट इन्होंने पे नहीं की हुई, क्या शेयर होल्डर की लायबिलिटी बन जाएगी? क्या मेंबर की लायबिलिटी होगी उतनी? बिल्कुल होगी, मेंबर लायबल है। क्लियर? ये बात समझ आ गई। दूसरी और आज की आखिरी टेक्निकल बात सुन लें। अच्छा मुझे बताइए, उससे पहले एक मिसाल से जरा मुझे वाज़ेह कीजिए, बैंक को पैसे अदा करने के हम पाबंद उस वक्त होते हैं जब हमने बैंक से लोन लिया हो, तो हम उसको अदा करने के पाबंद है, ऐसा ही है। एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसमें हमने बैंक से लोन नहीं लिया होता, लेकिन हम उसको पैसे अदा करने के पाबंद बन जाते हैं। क्रेडिट कार्ड में पैसे लिए होते, ओवरड्यू में भी पैसे लिए होंगे। अगर हमने, शाबाश, लोन नहीं लिया हमने, लेकिन किसी और ने लोन लिया, उसकी गारंटी हमने दे, तो हम वो, अगर वो लोन अदा ना कर पाए, हम पैसे अदा करने के पाबंद। ऐसे होता है कि नहीं होता? उसी तरह याद रखें, बाज़ औक़ात कंपनी की गारंटी देना पड़ती है, कंपनी की गारंटी देना पड़ती है। जैसे कंपनी को कोई लोन चाहिए बैंक से, तो बैंक कहता है लोन तो दे दूंगा तुम लोगों को, सिक्योरिटी के तौर पे चीज़ें भी तुमने रखवा दी, लेकिन मुझे किसी की गारंटी भी चाहिए। लोग गारंटी मांगते हैं ना बाज़ का, डिफरेंट पर्पजेस के लिए। उधार देना हो गारंटी मांगते हैं, जॉब देनी हो गारंटी उसके लिए भी मांगी जाती है। तो बताइए, अगर कंपनी के ओनर्स यानी कंपनी के मेंबर्स अगर कंपनी की गारंटी दे थर्ड पार्टी को, जैसे किसी बैंक को गारंटी दी कि कंपनी ने लोन अगर वापस नहीं किया तो हम 3-4 बंदे अदा कर देंगे, हम 3-4 बंदे अदा कर देंगे। तो इस केस में अगर कंपनी ने लोन लिया, अपने पर्पस के लिए लिया, है सेपरेट लीगल एंटिटी, अपना लोन अदा करने के लिए खुद पाबंद है, लेकिन अगर अपना लोन अदा नहीं कर पाती, इस स्पेशल सिचुएशन में क्या कंपनी के मेंबर्स वो अमाउंट अदा करने के पाबंद होंगे कि नहीं? होंगे। तो ये दूसरी एग्जांपल है गारंटर की। तो दो, नॉर्मली कंपनी सेपरेट लीगल स्टेटस होता है मेंबर से इसका, और कंपनी के डेट्स के लिए जो इसके ओनर्स हैं वो लायबल नहीं होते। दो रेयर सिचुएशंस हैं, दो एक्सेप्शनल सिचुएशन हैं जिसमें कंपनी के ओनर्स या मेंबर्स कह लें इनको, ये लायबल होते हैं कंपनी के डेट्स पे करने के लिए। पहली सिचुएशन अनपेड शेयर्स, दूसरी सिचुएशन गारंटर, जब गारंटी दी हो कंपनी के डेट्स की। ये दो सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन इनमें भी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड अमाउंट, नहीं नहीं नहीं। अगर अनपेड शेयर है तो जितनी अमाउंट अनपेड है ना, उस अमाउंट को पे करने तक लायबल है, बाकी नहीं। और अगर गारंटर है तो जितनी अमाउंट की गारंटी दी होगी ना, उस अमाउंट तक लायबल है। बाज़ औक़ात 4 लोग हैं ना, गारंटी मुख्तलिफ होती है। ये कहता है मैं 10,000 की गारंटी देता हूँ, ये कहता है 20,000 की देता हूँ, ये कहता है 1 लाख की देता हूँ। तो हर एक जितनी जितनी अमाउंट बोलेगा उतने अमाउंट पे करने के लिए लायबल होगी। भाई ये बात समझ आई आपको? यानी लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन शेयर, अनपेड शेयर डिपेंड्स ऑन गारंटी, लिमिटेड लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन अनपेड शेयर और डिपेंड्स ऑन गारंटी। जो मेंबर एग्री करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप का अल्फाज जो बाकी डिटेल है ना, ये बाद में कभी पढ़ेंगे, ये अभी नहीं। लेकिन मेन कंसेप्ट समझ आ गया? लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट बताइए, कंपनी के लिए है कि मेंबर्स के लिए है? मेंबर्स कब लायबल? असूली तौर पे तो मेंबर्स कंपनी के डेट के लिए लायबल है ही नहीं, तो यहां पे कब लायबल होते हैं? दो केसेस में हो सकते हैं, जब अनपेड शेयर्स हों और दूसरा जब गारंटी दी हो, गारंटी दी हो, ठीक है जी। और कंपनी के नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है।
तो इस सूरत में कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। समझ आ रहा है? लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है। ये इसको छोड़ दिए, क्या लिखा, ये थे हमारे टेक्निकल कंसेप्ट। बाकी कंसेप्ट इजी है। ये बताएं, समझ लग गई आपको? कल हमने सबसे अहम कंसेप्ट सेपरेटिकल स्टेटस सीखा था। आज के सबसे अहम है शेयर एंड शेयर कैपिटल और लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये बाकी तो सिंपल। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि कंपनी अपने लीगल लायबिलिटीज खुद पे करेगी। अगर वो किसी लॉ की वायलेशन करती है उसकी सजा भी उसे ही मिलेगी। जैसे अगर कोई टैक्स टाइम पे नहीं किया, टैक्स टाइम पे करना कंपनी की लायबिलिटी है, टैक्स टाइम पे नहीं किया तो वो उसकी अपनी लायबिलिटी है। एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं पे की, उसकी अपनी लायबिलिटी है कंपनी की, कंपनी खुद पे करेगी जब पैसे आएंगे। ठीक है? तो लीगल ऑब्लिगेशंस कंपनी की, जो अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस है वो कंपनी खुद पे करेगी। याद रखे, अगर कंपनी किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, कोई ब्रीच ऑफ लॉ करती है, जैसे टैक्स टाइम पे जमा नहीं करवाया, तो इस पर जो जुर्माना लगेगा वो कंपनी ही भरेगी, डायरेक्टर नहीं भरेंगे। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी से बढ़ जाते हैं, यानी डायरेक्टर जानबूझ के कोई गलत काम करते हैं, उस सूरत में डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे। जैसे ऑर्डर आया शूज़ का और शूज़ की वजह से चर्स भिजवा के बाहर एक्सपोर्ट कर दी, उधर उन्होंने कार्टन खोले चर्स, उन्होंने कहा पकड़ो इसको, और डायरेक्टर कहने लगे भैया कंपनी को फांसी लगाओ, कंपनी ने थोड़ी पैक की है, तुम लोगों ने की है, कंपनी ने तो तुम्हें ऑर्डर दिया था कि जूते पैक करके एक्सपोर्ट करने हैं, ये तो तुम लोगों ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है। तो अगर डायरेक्टर, याद रखे, आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर है ना, आपकी जो अथॉरिटी है उसके अंदर रह के काम करेंगे ना, कंपनी को नुकसान भी हो गया आपसे कोई नहीं पूछेगा। शर्त क्या है? अथॉरिटी के अंदर रह के काम। लेकिन अगर आपने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया तो कंपनी को नुकसान हुआ तो फिर आपको, ये वही कंसेप्ट है पार्टनरशिप में और एजेंट में। यहां पे मैं एजेंट इसलिए प्रेफर करता हूं पार्टनरशिप की बजाय, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं, पार्टनर नहीं। कंसेप्ट अलग सेम है भाई, समझ आया? लेकिन परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी अमर है, कंपनी अमर है, कंपनी हमेशा जीवित है, जिंदा रहेगी, कंपनी को मौत नहीं आएगी। ठीक है? कंपनी इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कंपनी इज वाउंड अप बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। क्रिएट भी प्रोसेस ऑफ लॉ से होगी कंपनी, और वाइंडिंग अप भी उसकी। अगर आप इसकी वाइंडिंग अप नहीं करते लीगली, परपेचुअल का मतलब हमेशा, सक्सेशन का मतलब सक्सीड करती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आपको कोई ऐसा बंदा नजर आया कभी जिसकी उम्र 150 साल हो? उसने झूठ बोला था आपके साथ, आइंदा उससे बच के रहना है। झूठ बोलने वालों से बच के रहना चाहिए। आपको शायद ऐसे लोग तो ना मिले कोई जिनकी उम्र 150-200 साल है, लेकिन ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जिनको 150-200 साल हो गए हैं। जैसे कोका पता नहीं कितना टाइम हो गया, वैसे 1892 में बनी थी, 125 साल हो गया हुआ। क्या है, क्या कह रहे? क्रिएशन, हाँ जी बिल्कुल। 1500 साल से तो मैं बढ़ा रहा हूँ, 2000 साल से पट्टी साहब बढ़ा रहे हैं। क्या मतलब क्रिएशन यार, 2-3 साल हुआ उसको बने हुए। नहीं, गलत मिसाल दे रहा है, इसकी मिसालों में नहीं जाना। तो कुछ कंपनीज ऐसे, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही है कि कंपनी की नेचुरल पर्सन नहीं है तो नेचुरल डेथ भी नहीं होगी। अच्छा, कंपनी के ऊपर कौन कौन से कानून लागू होते हैं? कंपनीज एक्ट 2017 और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रखें, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं जिनके मुताबिक वो चलती है। कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं।
जैसे ये जो कॉलेज है इसके ऊपर भी कुछ रूल्स एप्लीकेबल चलते हैं। कुछ ICAP ने लगाए हुए हैं, कुछ कॉलेज ने खुद लगाए हुए हैं। जो कॉलेज ने खुद लगाए हुए हैं उनमें से कुछ आउटसाइड पार्टीज यानी आपके लिए हैं और कुछ इनसाइड पार्टीज यानी टीचर और मैनेजमेंट के लिए। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। जो ICAP के रूल्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में जितने भी CA के कॉलेजेस हैं उनके लिए सेम है, लेकिन जो इंटरनल रूल्स कॉलेजेस खुद बनाते हैं ना, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। किसी कॉलेज में लाइब्रेरी की टाइमिंग कुछ और होगी, किसी में कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी में टेस्ट की रूटीन कुछ और होगी, किसी दूसरे में कुछ और होगी, वगैरह वगैरह। किसी में टाइमिंग कुछ और होगी, किसी दूसरे कॉलेज में क्लासेस की टाइमिंग डिफरेंट। तो इसी तरह याद रखिए कुछ रूल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की हर कंपनीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। वो कंपनीज एक्ट 2007 ये पाकिस्तान की हर कंपनी पे अप्लाई होता है। पाकिस्तान की किसी भी कंपनी में चले जाए वहां पे ये कंसेप्ट सेम अप्लाई होंगे। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कंपनीज खुद बनाती हैं, खुद बनाती हैं और उनके ऊपर अमल करना होता है। ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और वो आपने शेयर सर्टिफिकेट में देखा, वो उन्होंने कहा था सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये वो डॉक्यूमेंट है जो पूरे पाकिस्तान में एक है, हर कंपनी में अप्लाई होती है। ये डॉक्यूमेंट्स हर कंपनी की अपनी अपनी होती है। इसका एक फॉर्मेट SCCB ने दिया हुआ है कि इस तरह की शक्ल सूरत होनी चाहिए। हम वो फॉर्मेट आसानी के लिए फॉर्मेट डाउनलोड करके उसमें जो चेंज करना हो करके वो दे देते हैं। ये हर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल पार्टीज के लिए होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल यानी मैनेजमेंट के लिए होता है। ये कस्टमर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, और ये कंपनी की मैनेजमेंट के लिए। फर्क समझ आ रहा है तीनों में? कंपनीज एक्ट क्या है, मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। आखिरी सवाल, अगर आपने इसका जवाब सही दे दिया तो मान लूंगा अभी तक का लेक्चर समझ आ गया और छुट्टी, वरना छुट्टी कोई नहीं। एक कंपनी के ऊपर ये 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल है, बाइंडिंग है, इनके ऊपर अमल करना है। इन तीनों में सबसे अहम कौन सी वाले हैं? शाबाश, बेहतरीन, कंपनीज एक्ट। अच्छा मुझे बताएं, कंपनीज एक्ट ने लिखा हो दाएं तरफ जाना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो बाएं तरफ जाना है, किस तरफ जाएंगे? दाएं तरफ जाएंगे। शाबाश। अच्छा अगर कंपनीज एक्ट में लिखा हो दाएं तरफ जाना है, आर्टिकल्स में लिखा हो बाएं भी जा सकते हैं दाएं भी जा सकते हैं, किधर जाना है? दाएं तरफ ही जाना है। शाबाश, ये असूल याद रखिएगा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट आया तो सुपर अथॉरिटी किसके पास है? कंपनी। शाबाश जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी मेरे भाई, पूछना शुरू करें। सुन हाँ जी, ट्रांसफरेबल वाला कंसेप्ट। मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर दूसरे को बेचने हो बेच सकता हूं। मैं अपनी मोटरसाइकिल भाई को बेच सकता हूं, वो मोटरसाइकिल ट्रांसफरेबल है। घर बेचना चाहूं बेच सकता हूं, घर ट्रांसफरेबल है। हर प्रॉपर्टी, तकरीबन हर प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है। तो कहता है शेयर्स भी ट्रांसफरेबल है। उसके लिए क्या किसी की अप्रूवल चाहिए होती है? इट डिपेंड्स, ये बाद में पढ़ेंगे। कभी कभी चाहिए होती है, अमूमी तौर पे नहीं चाहिए होती है। जी जी मेरे भाई, क्विक रिवीजन करा, बिल्कुल क्विक रिवीजन सुन लीजिए। क्विक रिवीजन क्या है? फीचर्स ऑफ कंपनी, सेपरेट लीगल स्टेटस, के कंपनी का अपना अलग लीगल स्टेटस है, इसके ओनर्स का अलग लीगल स्टेटस है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, वो अमूमी तौर पे कुछ और लोग हैं, और कंपनी को जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं, वो अमूमी तौर पे कुछ और लोग होते हैं। शेयर एंड शेयर कैपिटल, कंपनी जो टोटल अपनी लाइफ में मैक्सिमम शेयर कैपिटल इशू कर सकती है उसको टोटल अमाउंट रजिस्टर करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास,
उसके फिर छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं, सब पार्ट। जो सब पार्ट होता है ना, छोटा हिस्सा, वो शेयर कहलाता है, और इन एग्रीगेट जो सारी अमाउंट होती है वो शेयर कैपिटल कहलाती है। हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है कि वो कितने का है, ठीक है जी। और जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो अमूमी तौर पे एक शेयर नहीं खरीदते, बल्कि 1000, 10,000, 1,00,000 शेयर्स खरीदते हैं। तो वो जो शेयर्स आपके नाम पे ट्रांसफर किए जाते हैं, आपको एक ही कागज दिया जाता है ओनरशिप के प्रूफ के तौर पे, उसे कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर क्या है? अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं और कुछ केस में लायबिलिटी होती है। राइट्स क्या होते हैं? डिविडेंड रिसीव करने का, मीटिंग अटेंड करने का, वोटिंग राइट्स, नोटिस वगैरह रिसीव करने का, मीटिंग के। लायबिलिटी क्या होती है? अगर शेयर की अमाउंट आपने फुल्ली पेड की है तो जीरो लायबिलिटी है, अगर पार्टली पेड की है तो जितनी अमाउंट अनपेड है आप उसको पे करने के लिए लायबल है। ट्रांसफरेबल, हर प्रॉपर्टी जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है, शेयर भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि दो केसेस में अमूमी तौर पे शेयर होल्डर या मेंबर्स या ओनर्स की लायबिलिटी नहीं होती कंपनी के डेट पे करने की। दो केसेस में लायबिलिटी हो सकती है। नंबर 1, अगर शेयर पार्टली पेड हो तो शेयर होल्डर या ओनर लायबल होते हैं जो अमाउंट रहती है वो पे करने के। नंबर 2, अगर उन्होंने कंपनी के डेट की गारंटी दी हो तो जब जरूरत पड़ेगी या कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो वो उतनी जितनी गारंटी दी है उतनी अमाउंट पे करने तक के लिए लायबल होंगे। ये यानी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी बार बार आपने बोलना याद करना है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। और कंपनी के नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड ऐड किया जाता है। कंपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशन खुद पे करेगी। डायरेक्टर्स लायबल नहीं होते, डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर जो भी होता रहे उसके लिए लायबल नहीं होते जब तक कि वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम करते रहे। अथॉरिटी से बाहर जाके काम करें, फिर कंपनी को कोई नुकसान हो जाए तो डायरेक्टर लायबल होंगे, वरना नहीं होते। लायबिलिटी टू पे टैक्स, कंपनी अपने टैक्स को खुद पे करेगी। और परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी क्रिएट होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, वाइंड अप भी हो गया बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर वाइंड अप ना हो तो कंपनी हमेशा के लिए चलती रहेगी। कंपनी के ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं जिनकी उसने पाबंदी करनी है वो 3 हैं। कंपनीज एक्ट जो पाकिस्तान में हर कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ये SCCP ने इशू किया हुआ है। और फिर मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन जो हर एक कंपनी का अपना होता है, इसके रूल किसी दूसरी कंपनी से डिफरेंट हो सकते हैं। अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो, कंपनीज एक्ट प्रीवेल्स, कंपनीज एक्ट सुपीरियर है। क्लियर जी? ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।